राइट। इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल कोचिंग जैसा नहीं है। यहाँ पे आप बहुत ही फ्री है आपस में भी बात करने के लिए, क्वेश्चंस भी पूछने के लिए। तो आज के हमारे पूरे सेशन में जो आज की क्लास है वो लॉजिकल एप्टीट्यूड के ऊपर है प्रिसाइसली। और इस बार का लॉजिकल अगर देखा जाए, क्रिटिकल रीजनिंग जो आया था उस बार इसमें स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही मुझे बताया है कि क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क्स हमारे ड्रॉप हुए हैं। और उसके बाद करंट अफेयर्स में निगेटिव्स। क्रिटिकल रीजनिंग में कैसे इतना ज़्यादा निगेटिव हुआ किसी को भी नहीं पता है। तो अभी थोड़ा सा एक असेसमेंट कर लेता हूँ अपनी तरफ से, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का मतलब इसी साल का एक पैसेज है जो कि आपके सामने अभी मैं ओपन करूँगा, और आपको उसको सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व करना है आपको, अपने अपने आंसर्स बताने हैं कि आप लोगों ने क्या मार्क किया था। राइट। सो लेट मी क्विकली ओपन दैट विथ यू। राइट। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर पैसेज आई थिंक। ये पैसेज देख के सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ होगा कि ये छोटा सा पैसेज है, बट एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आ रहा है कि हाउ टू डू इट, इजंट इट? ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? अरे कोई कुछ बोलेगा? Well, for me, the tone was kind of difficult, but I gave a bit time to it, so I guess I was able to solve it. So yeah, अच्छा, यू not वर, exactly. ओके, यू वर एबल टू सॉल्व इट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और बाकी लोग, कोई ओपिनियन नहीं है इस पैसेज पे? 24 दिया है जिन्होंने। सर इसमें मेरे 2 गलत हुए थे, बाकी अच्छे ही गए थे, 3 सही हुए थे इसमें। ओके, 3 सही हुए थे, 2 गलत हुए थे। ओके, ऑल राइट। एंड अदर्स, आयुष, मुस्तफ़ा, कार्तिकेय, शिवांगी, एनी अदर? सर चार सही हुए थे, दो गलत हुए थे। 4 सही हुए थे, 2 गलत हुए थे। ठीक है। ये ऐसा पैसेज था जिसमें मतलब सारे क्वेश्चंस आपके सही हो सकते थे। इफ़ यू प्रिसाइसली लुक इनटू दिस पर्टिकुलर पैसेज, it starts with words are enigma. Words are enigma, remain an enigma. Their presence within human sphere is a unique mystery. Right? What is the central theme of the passage? If you notice this particular question, what is the central theme? The history of human language, we see the impact of words on human existence, the importance of storytelling, the mystery of human cognition, isn't it? These are the things that we, with just a minute, just give me a minute. ये जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पे। अब अगेन आप चीज़ को अगर ध्यान से देखें, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो यार बहुत ही इजी होता है डिटरमाइन करना, इजंट इट? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कोई अनम्यूट करके ज़रा बोलना, इफ लेट मी सी इफ आई एम एबल टू हियर यस यू। सर, आ रही है आपकी आवाज़। Yes, sir. Yes, Yes, Hari sir. sir. ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो सेंट्रल थीम डिटेक्ट करने के लिए ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों में सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए एक्चुअली पैसेज में बात क्या कर रहा है ना? तो जब भी हम किसी भी जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर या पर्टिकुलर पर्सन जिसके के बारे में बात हो रही हो, या पर्टिकुलर कोई सिचुएशन जो मेन डिस्क्राइब की जा रही हो, उसको पकड़ के चलना रहता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इस तरह के वर्ड्स, इंट्रिकेट टैपेस्ट्री दैट कन्विंसेस ऑफ us of our existence, blurring lines between fact and fiction. अब the moment we read this blurring lines between fact and fiction, मतलब words के लिए हमें ये समझ में आता है the words can be very manipulative. मतलब वर्ड्स जो है फैक्ट और फिक्शन के बीच में लाइन को ब्लरिंग कर देते हैं। एन एंगेजमेंट विथ वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, एनचैंटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पे। एन एंगेजमेंट विथ वर्ड्स is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. Which of the following conclusions can be drawn from the above statement? Now, see, it is asking you direct conclusion. So, if I happen to ask, do you know what is the difference between conclusion and inference? These are the basic fundamentals. अब जितना ज़्यादा आप लोग इसमें लॉजिक लगा के चलेंगे, उतना आपका लॉजिक जो है वो बेकार होता चला जाएगा। देर इज़ नो प्रिसाइज वे टू सॉल्व लॉजिकल क्वेश्चंस इस तरह के। अब यहाँ पे जब स्टेटमेंट आपने पढ़ा, एन एंगेजमेंट विथ वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग
enchanting and sometimes daunting encounter in the world. Now, what is the purpose why the word captivating is there? Because it is able to capture facts, capture information, and everything. Why the word enchanting is precisely used? Because whenever you engage with the words, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या कैसे लिखा है, आप कैसे पढ़ रहे हो, sometimes it will also give you a good feeling, enchanting. And daunting means daunting something which is very daunting, which is impossible, difficult, or is unpleasant for that matter. So these are the kinds of encounters that engagement with words create, right? A word is a symbolic entity formed from ethereal, exists neither as animate nor inanimate, yet pulsates with life. अब कितना ज़्यादा मेलोड्रामेटिक स्टेटमेंट है ये. अगर आप इंग्लिश को कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो यू विल फाइंड दैट अच्छा वर्ड के बारे में हमको इंटरप्रेट करना है ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है. तो लिखा है एग्जिस्ट नीदर एज एनिमेट नॉर इनएनिमेट येट पल्सेट्स विथ लाइफ. मतलब या तो ना तो दिख पाता है, ऐसा भी नहीं है. एनिमेट और इनएनिमेट का मतलब क्या हो सकता है? समथिंग दैट इज इन एग्जिस्टेंस, समथिंग दैट यू आर creating in your own head, right? Something that can move, could be felt. All the more it is very much tangible and intangible के बीच में जो difference होता है. तो symbolic entity formed from ethereal exists neither as animate nor inanimate yet pulsates with life. इसका मतलब word के usage पे बात कर रहा है. It can emanate warmth or coldness, absorb emotions और stand as dry as rock. अब दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो यहाँ पे फीलिंग्स की बात हो रही है कि वर्ड्स किस तरह की फीलिंग्स इन्वोक करता है. वर्ड्स कैन प्रोवोक स्माइल्स एंड एलिसेट जॉय. तुरंत ह्यूमन इमोशन के ऊपर आ गया कि वर्ड्स ये भी काम करता है. दे आर लाइक ग्लो वॉर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस एंड एक्ट एज लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड द टमल्टुअस ओशन वेव्स. नाउ इट्स जस्ट अ मेटाफर, एक तरीके से कहने का तरीका है यहाँ पे कि वर्ड्स जो हैं खुशी भी दे सकते हैं, अंधियारे में ग्लो वर्म्स की तरह भी काम कर रहा है. एंड एक्ट एज लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड द टमल्टुअस ओशन वेव्स. लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमंग द टमल्टुअस ओशन वेव्स. क्या आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है? व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज यूज्ड लाइक दिस? ये कौन सी ओशन वेव्स की बात कर रहा है और ये कौन सी लाइफ सेविंग राफ्ट्स की बात कर रहा है? Like difficulties we face during our lifetime, like something like that. हाँ हाँ. Like So I guess the metaphor that Timberto's ocean okay, waves is compared to that. yes you are correct, but words यहाँ पे ही लिखा हुआ है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है ये? Because you see, why am I asking this? When you will read this particular statement, कि यार ये क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन में तुमने जब ये लाइन पढ़ी तो आपको तुरंत क्या करना रहता है ना, तुरंत वापस पैसेज की तरफ जाना रहता है. एग्जाम में भी आप तुरंत वापस पैसेज की तरफ जाते हो और सॉल्व करते टाइम पे जब पैसेज को पढ़ते हो तो ढूंढते हो कि वो स्टेटमेंट कहाँ पे है. और वो स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो दिखाई देगा कि इट्स नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. पूरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड के साथ जोड़ रखा है, एंड एक्ट एज लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड द टमल्टुअस ओशन वेव्स. तो अब इस वाले पॉइंट को जो फीलिंग आपको समझ में आ गया कि मतलब वर्ड्स जो होते हैं आपको मोमेंटरीली डिस्पेल, मोमेंटरीली मतलब परमानेंटली नहीं करते, लेकिन वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वर्ड्स को किस क्या इफेक्ट उसका आपके ऊपर हो रहा है. वर्ड्स हीलिंग का भी काम कर सकते हैं. वर्ड्स आपको आपकी रियलिटी को भी क्या कर सकते हैं, आपको एस्केप दे सकते हैं वहाँ से, राइट? वर्ड्स आपको आपकी रियलिटी से भी एस्केप दे सकते हैं, रियलिटी का भी चेक करा सकते हैं. दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कंटेक्स्ट, क्योंकि ऑप्शंस भी कुछ इसी तरीके से हैं. वर्ड्स कैन बी यूज टू मैनिपुलेट अदर्स. द पावर ऑफ द वर्ड शुड बी यूज केयरफुली. वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स. Words can paint a picture of the world in all its different colors. Now, if you look at these options and look at the statement, so you will not be able to exactly get the sense. Words grant us the ability to explore the universe and to see a world in a grain of sand, as William Blake noted. Now, he's a writer. They impart a semantic existence to the lifeless. Semantic existence means existence with a meaning, with a sense, and bestow aesthetic form upon the formless. Scriptures say the word is the world. I say world within the word is abode of faith. Now again, look at the last line. Scriptures say the word is the world. I say world within the word is abode of faith. Simply in the last line, author is saying, शब्द
जो है शब्द के शब्द दुनिया के अंदर एक है, दैट इज वर्ड विद इन द वर्ल्ड, राइट? World within the world, and the other is world outside, world created because of the world. So apt usage of words is the you can say message. कौन join करना चाह रहा है? Just a minute. It is the message that author wants to create over here. People admit. So again, what is the central theme of the passage? The history of the human language. See, 91A is eliminated. History की बात नहीं कर रहा है. The impact of words on human existence, the impact of the importance of storytelling, the mystery of human cognition. Because of the mere words, they are eliminated, and B will be the correct answer. According to the passage, what does the word symbolize? An inanimate object, an animate entity, an intangible concept, a tangible entity. Now, what do you think? B. Huh? B. But if you look into the passage and you go into the passage, यहाँ पे तो आ रहा है animate, inanimate words हैं. Yep. These, So, shall I tell how I did it yeah. in the exam? So, sir, can you just show the question once again? According to the passage, what does the word symbolize? दिख नहीं रहा है, screen नहीं share हो रही है एक No, मिनट. no. Just a minute. Okay, एक मिनट. Where is it? Downloads. Okay, not must be showing. Right. So this particular question is this. According to the passage, what does the word symbolize? An inanimate object, an animate entity, a tangible entity, an intangible concept. Yes. So, according to the passage, like the author told, ki like it's both animate and inanimate, right? So now I don't know if this was the right way to do it or I just got lucky. But if you see in all the options, it's like an inanimate object and then entity and then entity. Like the last one was an intelligible concept. So I figured out ki acha, it's like more like an concept, not like a physical object or entity. So I marked D because of that. Okay, but I would say that you just got lucky in this particular thing. Now, Yeah. because when I told you, when we were using this word animate and inanimate, right? Inanimate. Just look at what the author is trying to say. Uh, you will read this particular line that a word, a symbolic entity formed from the ethereal, exists neither as animate nor inanimate, yet pulsates with life. So author has already stated neither as animate nor as inanimate. So both of these options are already out. Now we are focusing on the word tangible and intangible. Now tangible and intangible words where we have heard. See, this is the beauty of CLAD consortium. These words we have heard with respect to properties. There are tangible properties, there are intangible properties. So tangible means anything that you can touch, anything that you can feel, which is physically there. An intangible concept is not physically there. So this way we can reach to this particular answer. How does the passage describe words' ability to affect emotions? Words can only evoke positive emotions. Words can absorb emotions and become emotion themselves. Words have
words have no impact on emotions. Words can be devoid of emotions. Words can absorb emotions and become emotions themselves. That is what the entire idea was discussed. इसी तरीके से डिस्कस कर रहे थे. They form intricate tapestry that convinces us of our existence, blurring lines between fact and fiction. क्या बोला था हमने यहाँ पे कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. Captivating, enchanting, sometimes daunting encounter with the world, right? If it can emanate warmth or coldness, absorb emotions, and stand as dry as rock, all the metaphors that have been used is with respect to the kind of effect the word creates, right? So that is how I mean from this particular passage, just look at this particular question again, directly coming from the line. इनमें से कौन जो स्टेटमेंट है, ऑथर्स आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग लाइक ग्लो वर्म्स मोमेंटरली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस. अब वर्ड थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. ग्लो वर्म्स मतलब कि देर इज, इट इज टॉकिंग अबाउट सम लाइट. मोमेंटरली डिस्पेलिंग, डिस्पेलिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पेलिंग? डिस्पेलिंग का मतलब कास्ट अवे, कोई चीज को रिमूव करना, डिस्पेल करना, डिस्पेलिंग, डिस्पेल, राइट. मोमेंटरली का मतलब इट्स नॉट टेम्पररी, इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट. द सराउंडिंग डार्कनेस का मतलब क्या हो सकता है? मतलब आपकी लाइफ में रियल टाइम पे कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, राइट? और उससे क्या कर सकता है? आपको थोड़े समय के लिए वो लाइट फील करा सकता है. तो वर्ड्स कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, वर्ड्स इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर, वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग रियलिटी, वर्ड कास्ट डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द रीडर. एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया डार्कनेस. ये तो बहुत ही उल्टी बात कर रहा है. कास्ट डार्कनेस रिमूव करता है तो डी एलिमिनेट कर देंगे. वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग रियलिटी, words illuminate the mind of the reader, words help in understanding reality. What would be the best guess you will give here? Sir, A. क्या? A1. 100%. Are you sure? A. Yes, sir. Okay, what would be the logic then? Sir, because glowworms, just they cast away the darkness and helps us to like see something clearly and understand what is there in the surroundings. But how it is used in the passage, that is where you need to reach. Sir, option C. Huh? Option C. That they help in escaping the reality. Yes. Any coherent reasoning? So, see, if suppose the reality is very harsh, so someone can help me through words for escaping the reality. Sir, it's A only. Like there is written the line, act as life-saving rafts amid the tumultuous ocean waves. It clearly says that it helps in understanding the situation. Okay, nice. Any more? Any nobody for B? Sir, I did B in exam, but I don't remember the सर मैंने logic. भी बी किया था एग्जाम में. B? So I also did B. B. Yeah, same. Yeah, sir, but yes, I don't sir. remember the For logic. Bombay. No, you अभी फाइंड करो ना फिर. Words illuminate the mind of the reader. Illuminate तुमने यूज किया for because of the words glowworms. Yes, sir. Okay. Yep, probably. Yes, so that's the reason. See, this is the problem. That is where you need to understand that you need to go inference wise. Inferential reading करना है आपको इसमें. अब पैसेज दिख रहा है ना आपको? Can you see the passage or not? No, sir. So it's a GK section, I guess. अच्छा, ये वाला पैसेज दिख रहा है तुमको? ओके, कहाँ गया यार? Yes, sir, we can see. कहाँ गया वो पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ, ये वाला ना? यस. Now let me take you back to the passage. Read the passage again. So it's एक तरफ रियलिटी की बात कर रहा है,
एक तरफ इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर की बात कर रहा है, एक तरफ एस्केपिंग द रियलिटी की बात कर रहा है ना। और जब हमने यहाँ पे पैसेज को पढ़ा तो लिखा हुआ है वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंस द ऑथर आइडिया। एग्जैक्टली मतलब आपको ये दिखाना था कि एग्जैक्टली बात हो सकता है सेम ना हो। ग्लो वर्म्स मतलब अंधकार में कोई हमें दीप जला के हमारे लिए चला जाए उम्मीद के, यही हम समझेंगे ना इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। अब Yes, आपको sir. कोहेरेंट इसमें ढूंढना है। देखो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे जो वर्ड है कास्ट डार्कनेस, हमने डी वाला तो एलिमिनेट कर दिया, सब एग्री। अब सबको कंफ्यूजन हो रहा है सी में या तो ए में। इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर भी मार्क किया लोगों ने, यहाँ पे आपने कहा माइंड ऑफ द रीडर। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मेन किसके बारे में बात हो रही है कि जब वर्ड का यूज आपके ग्रिम सिचुएशन में किया जाए तो क्या होता है। अब यही वाली लाइन को ज़रा पैसेज में ढूंढो, 95 में जो लाइन लिखी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैसेज। दे आर, कहाँ पे ये लाइन है, दे आर लाइक ग्लो वर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस एंड एक्ट एज लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड द टमल्टुअस ओशन वेव्स। तो ओशन वेव्स मतलब कि अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको राफ्ट देगा, मतलब आपको सेव करेगा, आपको सेव करेगा। वर्ड्स कैन उसके पहले क्या लिखा है, वर्ड्स कैन प्रोवोक स्माइल्स एंड एलिसिट जॉय। एंड आगे लिखा हुआ है वर्ड्स ग्रांट अस द एबिलिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स एंड टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। सो अगेन वर्ड्स 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 के बारे में बात हो रही है। जब एक लाइन पहले एक लाइन सेकंड में आके जब हम बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा लाइफ में जब होप खत्म हो जाता है, कहाँ गया क्वेश्चन, लाइफ में जब होप खत्म हो जाती है तो मे भी हमें होप देने के लिए आता है। अब इससे रिलेटेड होप गिविंग टेंडेंसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो करंटली साउंड करता है या रिलेट कर रहा है थोड़ा भी दूर दूर तक, कैसे भी करके, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग करना है ना। स्ट्रेंथनिंग के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एग्जैक्टली जो चीज़ पूछी है मे बी, या जो बताना चाह रहा है एग्जैक्टली वो नहीं दिखेगा आपको उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग द रियलिटी। देखो जहां पे उसने ओशन वेव्स और लाइफ सेविंग राफ्ट्स की बात किया, एस्केपिंग द रियलिटी नहीं, रियलिटी से बचना सिखाता है ना, या रियलिटी में हमको होप देता है, रियलिटी से एस्केप नहीं कराता है कहीं से भी। वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग रियलिटी का मतलब होता है आपको फैंटेसी वर्ल्ड दुनिया में लेके चला जाए, ऐसा तो नहीं यूज किया गया है वहां पे, राइट। उम्मीद देता है आपको। वर्ड्स कैन इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर। ये इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर में कोई कोई भाव नहीं है, देयर इज नो फीलिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो वर्ड यूज किया गया है इट इज यूज विद सम सॉर्ट ऑफ इमोशन दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू क्रिएट इन योर माइंड। Now that is how, see, this is the difficulty also, or you can say this is the beauty of critical reasoning also. And these questions are difficult because most likely आप गलत करेंगे और आंसर आपका फिर ऐसे हो जाता है by elimination that okay, वर्ड्स हमें रियलिटी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। Now this is like, again you need to see what did we do, we read the word words वाली लाइन, उसके एक लाइन पहले पढ़ा और उसके एक लाइन हमने बाद में पढ़ा। तो जो सेकंड लाइन है, द एबिलिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स एंड टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, का मतलब यही है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बहुत आपको हेल्प करता है वर्ड इंटरप्रेट करने में सिचुएशन को। विलियम ब्लेक की लाइनें हैं तो इसीलिए तो लोड आ रहा है समझने में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड। लो, शब्द के अंदर दुनिया छुपी है। It refers to the power of language to create inspiration, energy and faith. It signifies the author's love for the global community. देखते सही ये ऑप्शन क्या कर देंगे, eliminate. It represents the mysteries hidden in the language. Just tell me whether, एक मिनट, okay. Someone wants to join the meeting. Admit. What is the significance? हाँ, so it represents the mysteries hidden in the language. It represents the mysteries hidden in the language. Just tell me whether the subject matter of the passage was language. बताइए। No, sir, it's about words. वर्ड तो किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, तो दैट इज व्हाई सी इज Yes, आल्सो sir. एलिमिनेटेड। इट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स मिशन टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स। No, sir.
or option A? Option A will be vergessen, so. So this is what you will do when you will understand, right? When you will understand the passage. And ये पैसेज जितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा हो उस टाइम पे, इस पर्टिकुलर पैसेज में तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। अब क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्योंकि टाइम प्रेशर दे रहा होता है एक तरीके से। स्टूडेंट्स इस टाइम पे मेरे पास ऐसे भी, मतलब जो स्टूडेंट्स आके मुझसे जो बातें बता रहे हैं अपने एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस की, लाइक इट्स लाइक फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम वार्न किया था मैंने, ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। 35 मिनट्स बाकी थे सर, और मुझे इंग्लिश सेक्शन भी करना था और मुझे जीके सेक्शन भी करना था। ये वाले स्टेटमेंट्स अभी कुछ बच्चों ने बताया कि 35 मिनट बाकी था और हमें 2 सेक्शन पुल ऑफ करने थे, 35 मिनट्स बाकी थे। अब 35 मिनट्स में जब आपने जीके खोला इस बार, तो जीके के साथ प्रॉब्लम क्या था? वो डिफ़िकल्ट था? नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो गया था जीके। क्यों? क्योंकि अभी तक आदत थी कि पैसेज की रीडिंग नहीं करनी रहती है, बट अब पैसेज रीड करने को बोला जा रहा है ना? और उसी के बाद फिर आप इंग्लिश सेक्शन जैसा सेक्शन देखेंगे तो ये भी लेंथ पे ही खेला इस बार। 35 मिनट में आप ये 2 सेक्शन कैसे पुल ऑफ करोगे? तो इस बार जो बच्चे रुके या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी मैंने लार्जली देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट 70s में है, उसने उस एग्जामिनेशन के दौरान टाइम ड्यूरेशन में खुद को सेट नहीं किया या लास्ट मिनट चेंज किए। सीक्वेंस और लास्ट मिनट सब चेंज करिए, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑलवेज लास्ट मिनट चेंजेस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी हाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू। ये तो हो गया, चलो लास्ट पास्ट ईयर पेपर का डिस्कशन हो गया, एंड दैट्स इट, द जॉब इज डन। नाउ राइट नाउ इन करंट टाइम्स, महुआ मोइत्रा का न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस सुनने में आ रहा होगा आपको, आ रहा है? यस सर। ओके, Yes, sir. महुआ मोइत्रा का क्या हुआ है? हाउस से Disqualification. एक्सपल्शन हुआ है, Expulsion. ठीक है? ये किसका ऑडियो ऑन है? भैया म्यूट कर लो सबको ही। ओके, देर आर 12 पार्टिसिपेंट्स, 4 अदर्स, जस्ट अ मिनट, स्टॉप प्रेजेंटिंग, ठीक है। सो महुआ मोइत्रा का जो इशू जो सुन रहे हो आप लोग, एक्सपल्जन है। अब मुझे इसमें आपका ओपिनियन समझना है, बिकॉज अगेन यू सी वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टू बी कंसिडर्ड। अब आप लोग सोच रहे हो कि नहीं सर, हम लोकसभा रूल्स के बारे में पढ़ें, लोकसभा रूल्स पढ़ें कि किस किस केस में मेंबर को एक्सपल किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर इंपॉर्टेंट, राइट? कौन कौन लोग पहले हु हैव बीन प्रायरली एक्सपर्ल्ड, प्रीवियसली एक्सपर्ल्ड, या वो एथिक्स कमिटी का चेयरपर्सन कौन था, या आप बोलोगे सर एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या थे, क्या हुआ आखिरकार ऐसा कि महुआ मोइत्रा को किस बेसिस पे एथिक्स कमिटी ने हाउस से एक्सपेल कर दिया? तो उसमें पासवर्ड शेयर किया था, एक बिजनेस उसके साथ वो क्वेश्चन रेस कर दिया, तो उसमें स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये क्या होता है। अब ये सब हो जाती है फैक्ट्स की बातें, तो ये तो जीके का पार्ट आ जाएगा। और जीके तुमको भी समझ में आया होगा कि 30 मार्क्स का ऐसा जीके आता है। अब एलेट का जीके देखो, इस बार इजी आया, लोगों ने कहा इजी आया, अरे इजी क्यों आया? सेंसिबल जीके आया, समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। विंडसॉर फ्रेमवर्क से लेके कॉप सब कुछ पूछ लिया उसने, सभी अवार्ड्स भी पूछे। तो अब महुआ मोइत्रा का एक्सपल्जन हुआ, उसमें ये सारे फैक्ट्स के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या ओपिनियन है, व्हाट मतलब आपका ओपिनियन क्या है इसके कंटेक्स्ट में महुआ मोइत्रा में। तब जब एडिटोरियल्स आएंगे इस पे, और आ रहे हैं, जिसको आज हम अभी डिस्कस भी करेंगे, एक छोटा सा एडिटोरियल विद क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, वो सही समझा या नहीं समझा। ये जब आपको क्वेश्चन मिलता है, और इस मेरी क्लासेस में खास बात यही रहेगी कि जो 2 दिन पहले का भी एडिटोरियल आया है उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस,
क्योंकि जो पूरा पेपर आपका क्लैट का पूरा जो पेपर आ रहा है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आ रहा है, पूरा का पूरा पेपर। कोई किसी आर्टिकल का, कोई किसी एडिटोरियल का सेक्शन उठा उठा के आपसे प्रिसाइसली पूछ रहे हैं वो। तो यहाँ पे मुझे आपसे जानना है कि महुआ मोइत्रा का आपका क्या ओपिनियन है, फर्स्ट ओपिनियन आपका क्या है? जैसे फर्स्ट ओपिनियन अगर मैं पूछूं तो पहले तो आपको यही बताना है कि सही हुआ है या गलत हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? सर 100% सही हुआ है। 100% सही हुआ है? यस सर। ओके, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? सर जब उसने अपना आईडी पासवर्ड दिया लॉगिन करने के लिए, तो सर क्वेश्चंस स्टार्ट और अनस्टार्ट जैसे आपने मेरे को क्लासेस में बताया भी था, सर उससे क्या थे, बिजनेसमैन एक फायदा उठा सकते हैं बिजनेस एंड एक अनड्यू एडवांटेज, जिसको भी उसने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिल गया। किस चीज़ का? एक सर क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन से रिलेटेड he got undue advantage to ask the questions directly. अच्छा, ओके, ठीक है, दैट मेक्स पॉइंट्स। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछने का वो मिल गया, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है, ओके। बट अनड्यू एडवांटेज मिल गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, एक आउटसाइडर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली रेज कर रहा है, ओके ठीक है। बट एथिक्स कमिटी ने आई थिंक जो एलिगेशन लगाया है वो थोड़ा सीरियस नेचर का लगाया है। कुछ बोला है कि ये सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और उसके भी कुछ ऐसा खिलाफ है, क्योंकि उसने क्रेडेंशियल्स शेयर किए थे। मेन ग्राउंड ये है। और कोई सेकंड ओपिनियन इसके अलावा किसी का? प्लीज कम ऑन, स्पीक अप। अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? बात करना पड़ेगा भाई तुमको। हेलो। Yes sir, yes sir. Okay, Nishant is there. Nishant has answered. Yes, Arpit. So I think basically it's an attempt to silence the voice of opposition. Okay. Silencing the voice of opposition. For such common issue. So when you say silencing the voice of opposition, you mean that Mahua Moitra was the sole person responsible for voicing out opposition? No sir, there were many others from opposition as well. हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो ये तो उसने एक ने कहा कि साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ ऑपोजिशन हो गया, और अच्छा मैं बोलूं कि ये इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट, इससे क्या समझेंगे आप? Sir, it will set a wrong perception to the to everyone. इट सेट्स अ बैड The रॉन्ग परसेप्शन टू एवरीवन विद रिस्पेक्ट टू, Yes नहीं sir. ठीक है। बैड प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? परसेप्शन नहीं, प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? So president means a landmark judgment on which new decisions can be taken. हाँ, तो वो बैड प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि बैड एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इट सेट्स अ बैड एग्जाम्पल। अब ये जो ओपिनियंस आपने बताए हैं 1, 2 एंड 3, ये ओपिनियंस बहुत सारे ऑथर्स के हैं। कोई आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे और मैं आपको दोनों तरीके के आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू आवर क्लासेस। जिस तरीके से प्लान्ड है, आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा मेन, जो कि आपको रीड करके नेक्स्ट क्लास में आना है, तभी आपकी अगली क्लास का सेंस होगा, है ना। तो मैं आपको दोनों तरफ के आर्टिकल्स जो हैं शेयर करेंगे, और उसमें आपको ही फाइंड आउट करना है कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। बिकॉज नाउ अंडरस्टैंड दिस, that when I say that it sets a bad precedent, it simply means that she is an elected member of parliament. First things first, she is an elected member of parliament. Second thing is that she admitted that she had taken gifts from the person जिससे उसका लॉगिन आईडी किया। अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लॉगिन को जो क्रेडेंशियल्स हैं, जब उसको वो शेयर कर रही है,
तो यहाँ पे याद रखिएगा, द क्रेडेंशियल्स आर वेरी सीक्रेट, ओके। सबके पास ये प्रिविलेज नहीं है, सबके पास ये प्रिविलेज नहीं है। तो लॉग इन क्रेडेंशियल्स का पर्पस क्या था? पर्पस तो सिर्फ क्वेश्चंस पुट करना था ना। ऐसा तो नहीं था कोई इंपॉर्टेंट डेटा चोरी कर ले रहा है इस लॉगिन आईडी से, क्वेश्चंस ही पुटअप करना था पर्पस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लगाएं, तो जिस तरीके से लॉगिन आईडी किसी बाहर से शेयर किया, किसी से शेयर किया क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, तो ये तो डेमोक्रेसी में पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो मेंबर ऑफ सर पार्लियामेंट, पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात तो की सर, बट द वे ऑफ डूइंग दैट वाज नॉट करेक्ट। आई थिंक, सी आई टेल यू व्हाट, जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा को निकाला गया है, आई एम, दिस माइट साउंड वेरी पॉलिटिकल इन नेचर, बट ये मुझे लगा है कि ओम बिरला की कहीं जिद हो गई थी। आपको लगेगा कि अरे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महुआ मोइत्रा को जिस जबरदस्ती निकाल दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछती थी पार्लियामेंट। सर they wanted to show everyone else that what they can do if you will go against them. दे कैन डू इफ यू गो अगेंस्ट देम, मतलब Sir, they wanted to set an example for everyone that if you'll go against us, we can do this. एग्जैक्टली, ये फेलिंग डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। Sir, I would like to tell something. हाँ, See, I would support Mahua Mitra's expulsion. Why? Because, see, if somebody, मैं आपको हिंदी में बोलूं, हाँ, अगर एक्सपेल्शन और हॉनेस्टली ये बेसिस पे है कि उन्होंने इट्स टाइप ऑफ करप्शन इज taking money and she is taking money from someone else. I'm asking questions and भाई बहरहाल एट द एंड मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने दूसरों से पैसे लेके काम कर रहे और उन्होंने उसमें हॉनेस्टी नहीं दिखा रहे तो वो गलत है। और अगर इनको दबा रहे तो अगर अपना गलत करे बोल के अगर इनको आप पॉज कर रहे हैं, इनको निकाल दे रहे हैं, तो दूसरे जो है ना, जो जिधर एथिक्स रिक्वायर्ड है, सपोज टू भी मैं सुना था अपने जो लीडर्स है उसमें बहुत सारों के ऊपर ना रेप चार्जर्स है। तो अगर खाली चार्ज के ऊपर किसी को निकाल दे रहे हैं और तो दूसरों को भी ना करना जरूरी है। वो जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई और अपोजिशन, और हर वो इंसान रिगार्डलेस ऑफ इट्स पार्टी, लेफ्ट विंग और राइट विंग, एनीथिंग एल्स, अगर आपको हॉनेस्टली कुछ प्रोडक्टिव करना है तो सबको निकालना, जो गलत करे सबको निकालना। अगर एक को निकाल रहे हो, वो भी वेरी फास्ट एक्ट कर रहे हो, तो ये गलत हो जा रहा। तो मतलब आप, योर बेसिक पॉइंट इज कि ठीक है चलिए लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर कर सकती थी, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था इनको उस चीज को करने के लिए। नो, मैं बोल रहा हूँ मतलब ये टाइप ऑफ वो नहीं होना, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप नहीं होना। हाँ, तो वही पॉइंट हुआ ना कि ठीक है, शी इज आस्किंग, शी इज अलाउइंग अ बिजनेस पर्सन टू रेज क्वेश्चंस डायरेक्टली इन द पार्लियामेंट, शी शुड नॉट हैव बट एक्सेप्टेड गिफ्ट्स। भाई डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए, लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए, बिजनेस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ कर दिया उसने। हाँ, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, बिजनेस इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करना था। और एक बात, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इनको एक्सपेल कर दिया तो दूसरों को भी एक्सपेल करना जो वॉयलेट करे एथिक्स ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, तो अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि आप एक क्लॉज और ऐड कर रहे हो कि जो कन्विक्टेड हैं या चार्ज्ड हैं, जिन पे एक्यूजेशन लगा है या जिनको सजा हो चुकी है। जो एक्यूजेशन लगा है और बहुत अच्छा, ठीक है, किसी पे अगर कोई कन्विक्टेड है या किसी पे आरोप लगा है सीरियस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो उसको मॉरल ग्राउंड्स पे क्या कर देना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को वो हटा देना चाहिए। ठीक है, पॉइंट सर ऐसे तो पूरा पार्लियामेंट, हम आधे से ज्यादा हमारा पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। ये ओपिनियन, ये बायस्ड, ये किस फैक्ट्स पे बोल रहे हो तुम ये निशांत, कि आधा पार्लियामेंट खाली हो जाएगा? मतलब तुम ये कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं दे आर क्रिमिनल्स? यस सर, दे आर। नो प्लीज, एटलीस्ट ये रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास में, तो मत बोलो ऐसा, फैक्ट के साथ बोलिएगा। आप लेके आइएगा डेटा फिर ऐसा कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एक्यूजेशन लगा हुआ है। So the way she was expelled was very, disrespectful to the community she represents. आई थिंक यस, आई थिंक देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इलेक्ट करता है। नाउ आई टेल यू, आई गिव यू लीगल ग्राउंड्स फॉर दिस। ठीक है, आप लोग जो बात कर रहे हो वो पॉलिटिकल और पर्सनल है, लीगल ग्राउंड्स क्या है?
अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज बेसिकली इलेक्टेड. पहली बात तो ये, शी वॉज नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर, शी वॉज एन इलेक्टेड मेंबर, राइट? All right, yes, there is the ethics committee that is there. There is an ethics committee that is there. Look at the mechanism of her removal. The ethics committee will prepare a report. The ethics committee has largely certain member of parliaments. One of the member was herself, you can say, not active member of parliament. The ethics committee has members from ruling party. Ethics committee also has members from ruling party, right? The fact is that ethics committee tried to ask questions and she walked away because ethics committee was asking personal questions. Personal questions they were asking, कितनी बार आप होटल में गए, अब कितनी बार उनसे होटल में मिले, आपका उस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपके एक्स हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन है, ये इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस थे. शी वॉकड अवे. शी सेड ethics committee cannot be a judge of her character. So a woman was protesting at that particular time that ethics committee is raising questions on her character by discussing her, asking about her previous episodes with that particular businessman. That's her personal choice. Parliament apparently has nothing to do with it. Right? Now ethics committee asked that whether do you admit that you took gifts? So she said, yes, I took gifts. But she denied that the gifts were not taken for the same reason that वो password share करने के लिए. बिकॉज अपेरेंटली पासवर्ड शेयर करने से क्या हो जाता है यार? पासवर्ड शेयर करने से मैक्स टू मैक्स वो ये कह सकती थी कि ये क्वेश्चंस वो मुझे देते, मैं डालती. मैंने कहा भाई तू डायरेक्टली डाल दे, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तेरे को बिजनेस का ज़्यादा ज्ञान है. समथिंग शी वांटेड टू क्रिएट स्टेट बिफोर द एथिक्स कमिटी, बट एथिक्स कमिटी ने उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया. यानी एथिक्स कमिटी के सामने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने कंप्लेंट रखी थी, उसने जो अपने विटनेस खड़े किए, समझे? इस एथिक्स कमेटी के सामने कंप्लेंट रखी थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसने जो अपने विटनेसेस सब खड़े किए, उसमें से एक विटनेस महुआ मोइत्रा का एक्स हस्बैंड भी था. उस विटनेस का एक प्रिंसिपल होता है कि हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे. यानी महुआ मोइत्रा को जब अलाउ कर दिया जाता इन विटनेसेस से क्वेश्चंस पूछने के लिए, महुआ मोइत्रा सेटिस्फाई हो जाती कि हाँ जो विटनेस मेरे अगेंस्ट लेके आए हैं वो बात कर रहा है और मैंने उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, वो चीज़ क्या हो जाती? तब कहते कि हाँ एग्जामिनेशन भी और विटनेस का हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन भी विटनेस का हुआ एथिक्स कमेटी के सामने. क्योंकि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती जिसमें सब कुछ लिखा रहता कि महुआ मोइत्रा ने क्या क्वेश्चंस पूछे पलट के सामने से. क्योंकि महुआ मोइत्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामने वाले कंप्लेनेंट से कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? तो इन दो ग्राउंड्स पे, प्लस जिस तरीके से हरिड मैनर में सब कुछ कर दिया गया, उसके बाद स्पीकर के सामने रखा गया, स्पीकर ने मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया और मोशन क्या हो गया? पास हो गया. और वो भी ऐसे समय पे जब रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है. जब रूलिंग पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो कि कोई भी चीज के लिए सिर्फ वॉइस वोट का जरूरत पड़ रहा हो, गिनती की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पता है कि पास हो जाएगा कोई मोशन, स्पीकर का रोल ज्यादा एमिनेंट होता है. क्योंकि स्पीकर को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि पार्लियामेंट का नेतृत्व उसके हाथ में है. और मुझे ओम बिरला की कहीं ना कहीं इसमें जिद नजर आ रही है. अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे में इंटरवीन कर सकता है. दीज ऑल जजमेंट्स, दीज ऑल एवरीथिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू अंडर जुडिशियल रिव्यू. एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर एथिक्स, क्योंकि जब यहाँ पे एथिक्स पैनल काम कर रहा है ना, whenever ethics panel is preparing a report, ethics panel cannot take decisions with respect to the continuation of membership of her or not, but the particular decision is being taken by parliament on the basis of votes, and one elected representative is ousted from her constituency. There are two things that can happen. The Supreme Court can fast track and take immediate intervention, or the second thing is Mahua Moitra can wait for the more upcoming constituency elections, because her expulsion is not going to be there forever. Her expulsion is only for the limited time period of what? Limited time period of the current term of the government, जो कि अभी खत्म हो जाएगा जून में. समझ पा रहे हैं आप बात को? तो महुआ मोइत्रा को लास्ट मिनट्स में, अभी क्योंकि विंटर सेशन आना था
बजट सेशन आना था, महुआ मोइत्रा की स्पीचेस, महुआ मोइत्रा के एलिगेशंस वर क्रिएटिंग टफ स्पॉट फॉर द रूलिंग पार्टी टू फंक्शन प्रॉपरली। और मुझे तो एक तरीके से ये पूरा एक वेल प्लान्ड, वेल यू कैन से कंसर्टेड एफर्ट दिखाई देता है उसकी तरफ, उसको एक्सपेल करने का। अब जो भी हम लोगों ने ओपिनियन डिस्कस किए, ये सब क्या है, ये सब हमारे दिमाग में जब आ चुके हैं, अब हमारी क्लास का जो इंपॉर्टेंस है हम उस पर आएंगे, जहाँ पे हम आपके सामने एक्चुअली में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, और वो भी एडिटोरियल के, जो एडिटोरियल आया है उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गिव मी अ क्विक मिनट, लेट मी ओपन दिस। ऑल राइट, सो दिस इज लेक्चर 1, एडिटोरियल रीडिंग, फर्स्ट पार्ट। ओके, आई थिंक यू आर एबल टू सी। दिखा आपको? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सी एक्सपल्जन ऑफ टीएमसी लीडर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just give me a quick minute. All right, so in this, the expulsion of Trinamool Congress Member of Parliament Mahua Moitra from the Lok Sabha by a hurried voice vote on December 8th, based on a report of the Ethics Committee of the House, is bad in form and substance. It was not, however, surprising. By a 6-4 majority, including the vote of a suspended Congress MP, the committee recommended her expulsion, holding her guilty of unethical conduct, breach of privilege, and contempt of the House. These were charges raised by Bharatiya Janata Party MP, who was in turn depending on the statement of Mrs. Moitra's estranged partner. As per the information given above, the author believes that the decision of the expulsion of Mahua Moitra was not surprising. Which among the following statements indicate from the information above that supports the author's opinion? If you are able to see, please solve this particular question and tell me your answer. Sir, C. Sir, C. Everybody should come to a reasonable answer. Okay, great. People are voting for C. Anybody else? Voting for B. Now, why it was not surprising, that I want to know. Why the author says that the decision was not surprising? So due to majority of the government. Okay. First, he tells you that it is bad in form and substance, right? However, it was not surprising. Then he tells you 6-4 majority of the ethics committee, including the vote of a suspended, recommended her expulsion. So this was the recommendation by the ethics committee to the House. So let us look at the options. People have voted for A, people have voted for C. I don't know why others are not saying anything. क्यों भाई? Sir, हाँ. C, sir. So C. Everybody for C. Well, for me, like B kind of looks like a cherry pick, so I might go for C only. Yeah. Okay. So let's look option by option. The decision of the expulsion was solely taken by the ethics committee, which was already very biased from the start. Biased from the start, we don't know, right?
The decision of the expulsion committee is based on the statements of Mrs. Moitra's estranged partner, who would not have given good statements in her favor. Now, when I say, see, this is like you are assuming. Estranged partner है. Estranged partner मतलब पार्टनर जो है पहले रहता था साथ में, अब नहीं है, तो हो सकता है कि इनके बीच में गुड रिलेशन ना हो. ये तुम जब सोच रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, तुम एज्यूम कर रहे हो, है ना. ऑथर ने जो नॉट सरप्राइजिंग कहा है वो उसके एक्सपल्जन के लिए कहा है, कि उसका एक्सपल्जन जिस तरीके से किया गया उस तरीके पे उसने कहा है सरप्राइजिंग, ना कि बेसिस उसने चूज किया. ऑथर ने बेसिस नहीं चूज किया. जिस बेसिस पे किया गया वो नहीं कह रहा है सरप्राइजिंग नहीं था, जिस तरीके से किया गया उसकी बात कर रहा है. द डिसीजन वॉज passed by a voice vote and hence the ruling party had an edge as they might have enough majority were counting of the votes was unnecessary. Tarika. The decision of the expulsion is largely motivated by the politics of the country and hence it was largely presumed that the house would expel Mahua Moitra out of context. हो गया क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास लिमिटेड है यहाँ पे, इसी पर्टिकुलर पैसेज से अगर हम बात करें तो तरीके पे सवाल है, जिस तरीके से उसको बाहर किया गया. नेक्स्ट, उसी पैसेज में कंटिन्यू है एडिटोरियल में. The committee cited in its report a precedent of the expulsion of 11 MPs in 2005 for a cash for query sting operation by a news platform. There was video evidence that established a strong case then, unlike the charges against Ms. Moitra. She shared her login credentials with a businessman, Darshan Hiranandani, to upload parliament questions, a fact she herself admitted. The committee conceded in its report that it had no proof of cash exchanges, and its report called for legal, intensive, institutional, and time-bound investigation into that aspect. Nevertheless, it was emphatic in calling for her expulsion and even labeled the sharing of her login credentials a criminal act. Alright, which among the following statement best reflects the author's reason to not accept the decision to expel Mahua Moitra? Why the author seems so dissatisfied and is not ready to accept the decision? Because अच्छा, first things first, what line indicates that the author is not accepting the decision? इन पैसेज में, ऊपर वाले पैसेज में कौन सी ऐसी लाइन है जो ये इंडिकेट करे अपने को कि ऑथर रिजेक्ट कर रहा है डिसीजन को? सर लास्ट लाइन. ओके, एग्जैक्टली व्हाट लाइन, व्हाट वर्ड? सर nevertheless and even labeled Emphatic. Emphatic. The word emphatic. ठीक है, extremely bad taste, bad sense. Right? It was emphatic. गलत है ये in calling for her expulsion and even labeled the sharing of her login credentials a criminal act. ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन उसको निकालना तो ऑथर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? ऑप्शंस देखेंगे तो पैसेज में यहाँ पे बात की गई है कि ऐसे 11 MPs को पहले निकाला जा चुका है. वीडियो एविडेंस था जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग केस बना था 2005 में, जो 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्टिंग ऑपरेशन के चलते निकाला गया था. उसमें क्या था? वीडियो एविडेंस था जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग केस बना था. अनलाइक द चार्जेस अगेंस्ट मिस मोइत्रा, ये क्लू आपको मिल जाता है सीधे यहाँ से कि मिस मोइत्रा के साथ ऑथर सीधे सीधे कह रहा है कि किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नहीं है? नहीं No, है. sir. स्ट्रॉन्ग एविडेंस महुआ मोइत्रा के खिलाफ नहीं दिया गया है. और आगे लिखा है, शी शेयर्ड हर लॉगिन क्रेडेंशियल्स विद बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी टू अपलोड पार्लियामेंट क्वेश्चंस, अ फैक्ट शी हरसेल्फ एडमिटेड. ये भी पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा एविडेंस क्या है? महुआ मोइत्रा ने तो खुद एक्सेप्ट कर रखा है, एविडेंस कहां से लेके आए तुम? द कमिटी कंसीडर्ड इन इट्स रिपोर्ट दैट इट हैड नो प्रूफ ऑफ कैश एक्सचेंजेस. अब देखते हैं इसी थॉट प्रोसेस पे कौन सा ऑप्शन है. द एविडेंस adduced against Mahua Moitra were sufficient in nature, but the allegations leveled against her do not have the credence. है, अजीब सी बात है. The evidence adduced against Mahua Moitra does not have credence to be accepted as final and satisfactory.
The evidence adduced against Mahua Moitra are insufficient to indicate that an honest member like Mahua Moitra can engage into such activities. Opinionated हो गया ये बहुत ज़्यादा. Opinionated plus out of context opinionated. Honest member Mahua Moitra इतनी सच्ची महिला कहाँ मेंशन किया है बे? कहीं नहीं मेंशन किया है, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा. The evidence adduced against Mahua Moitra includes video evidence as well as which does not indicate substantially that she had shared her login credentials. हैं? ये भी क्या है? Evidence adduced against Mahua Moitra includes video evidence. यहाँ पे कहीं मेंशन है क्या? No, sir, it doesn't include. No. तो है ही नहीं ना वीडियो एविडेंस, तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन में ही नहीं है कि कोई वीडियो एविडेंस है, तो डी एलिमिनेटेड. बचा क्या अपने पास? B. ए और बी. अब क्या चूज करोगे तुम? B. नहीं, ए क्यों एलिमिनेट करेंगे? सर वो बोल रहा है उसमें that it is sufficient but कैश का कोई लिंक नहीं था. और अरे नहीं, उस स्टेटमेंट के दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिया तो फिर वही कहूँगा किस्मत साथ देगी, कभी कभी नहीं देगी. स्टेटमेंट ए को ज़रा ध्यान से पढ़िए, उसमें दो पार्ट हैं. एक तरफ एविडेंस की बात है, दूसरी तरफ एलिगेशन की बात है. दोनों को काउंट करना पड़ेगा ना आपको, दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा. स्टेटमेंट ए में दो पार्ट है. कह रहा है कि द एविडेंस अड्यूस्ड अगेंस्ट महुआ मोइत्रा वर सफिशिएंट इन नेचर बट द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हर डू नॉट हैव द क्रीडेंस. मतलब जो तथ्य मिले हैं वो तो सही हैं, सफिशिएंट हैं, लेकिन एलिगेशंस बकवास हैं. ये कैसी बात है? समझ में आया आपको? आपने सिर्फ सफिशिएंट बेसिस पे एलिमिनेट कर दिया जी. क्या? Yes, sir. आपने एविडेंस के बेसिस पे इसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हर डू नॉट हैव द क्रीडेंस. ये कैसी बात होगी? तो अजीब सी बात होगी. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी. समझे? सही आंसर से ज़्यादा सही लॉजिक ज़रूरी है. विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द एंटोनिम ऑफ एम्पैथिक. एम्पैथिक का एंटोनिम बताइए. चलिए बताइए ऑपोजिट. एंटोनिम थोड़ा पहले इसका सिनोनिम बताओ, सबका मतलब बताओ. हाँ, सर एकदम डायरेक्ट थे या डायरेक्ट ए. definitive? नहीं सर, मैं एम्फेटिक का मतलब पूछा था ना. ये तो अब तुमको यही तो करना पड़ेगा. जल्दी करिए गूगल फटाक से अपने फ़ोन में. सो गूगल आपको बताएगा जब आप एम्फेटिक का मीनिंग देखेंगे तो सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, है ना. समथिंग दैट इज स्ट्रेट एंड एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे, दैट इज व्हाट द गूगल इज टेलिंग यू. एक्सप्रेस वनसेल्फ इन फोर्सफुल स्पीच और एक्शन. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सो अगेन डायरेक्टली अब यहाँ पे अगर एम्फेटिक का मतलब है और एंटोनिम बताना है तो हमें सिर्फ इतना पता है कि गलत हम लोगों ने जहाँ पे वर्ड बोला था ना कि इट वाज एम्फेटिक इन कॉलिंग फॉर हर एक्सपल्जन, तो इट वाज रॉन्ग. यानी जब आप अपना डिस्टेस्ट या आप अपना डिस्करेजमेंट बहुत स्ट्रांगली रखते हो तो एम्फेटिक होता है. अब इसका मतलब ये है कि बहुत चीज़ें डायरेक्ट होंगी, डायरेक्टली आप मना कर रहे हैं. अनइक्विवोकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डाउन राइट एंड टेंटेटिव. अब एम्फेटिक का जो सेंस हमने यूज़ किया है पैसेज में वो डिफरेंट है. वैसे सेंस का तो कोई वर्ड हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है. अब देखो ज़रा कुछ वर्ड, इन्हीं वर्ड्स को आपस में ज़रा पेयर करो और इसमें ऑड वन आउट ढूंढो. तो अनइक्विवोकल का क्या मतलब होता है? अनइक्विवोकल का मतलब इसके जैसा कोई नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डाउन राइट. समथिंग दैट इज वेरी डाउन राइट मीन्स वेरी स्ट्रेट, वेरी डायरेक्ट. और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो गया? भी डाउन राइट और हो गया. तो बी और सी तो साथ में आ गए, तो बी और सी एलिमिनेटेड हो गए. टेंटेटिव और अनइक्विवोकल की बात करें तो ये दोनों आपस में एंटोनिम हो जाते हैं. अनइक्विवोकल इसके जैसा कोई नहीं. टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट फाइनल.
अब बताओ कौन सा Sir, वर्ड चूज करोगे, tentative. कौन सा वर्ड चूज करोगे? ऐसे करना रहता है आपको, Tentative. ये So एलेट का तरीका है सिनोनिम्स पूछने का. This is how ALET asks synonyms and all. Sometimes the sense given in the passage will not help you, but you got to make certain sense out of it by looking at the options. आगे देखिए. Now see, again you will be thinking यार ये तो बड़ा ही मतलब tedious process है. Passage पढ़ो, solve करो, passage पढ़ो, solve करो, because 6 questions are there. But this is the process, dear. I think this is where most institutions are not able to cater student. Now this is a very, अभी 2 दिन 3 दिन पहले द हिंदू में आया है ये पैसेज, और अभी इतना बड़ा इशू चल रहा है इसमें. जब भी एक क्लैट एस्पिरेंट जब भी इस चीज़ को पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एक्यूमुलेट करने के पीछे जाओगे तो फिर आप गलत एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो. आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है कि दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्या है, और आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स में. अगर आप ऑलरेडी ये सोच के चलोगे कि नहीं यार महुआ मोइत्रा के साथ गलत हुआ या महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, तो फिर आप इस प्रोफेशन के लिए भी गड़बड़ हो. यही मेरा पॉइंट रहता है हमेशा समझाने का, बिकॉज यू गॉट टू हैव अ बैलेंस ऑफ ओपिनियन. वट आर द बोथ साइड सेइंग, दैट इज वॉट लॉयर्स डू. then only you will be accepting the other opinion also, because you see the next part that we are discussing is again highlighting the author's sentiment. The links suggested between Miss Moitra's parliament questions and the business interest of the Hiranandani group are frivolous. Author is saying that there are links which are suggested. Parliament question जो पूछे और हिरनंदानी के ग्रुप के साथ जो है वो frivolous है. Frivolous means again what is the without any basis. For instance, a question on steel prices or India's trade relations with Bangladesh is of interest to numerous business groups and consumers. The committee said it acknowledged the fact that several MPs share their login credentials. Look at this. Committee said it acknowledged. Which is the committee this is? Ethics Committee. Ethics Committee said it acknowledged the fact that several MPs share the login credentials with others, but went on to make a labored case that Ms. Moitra had endangered national security. Now look at this adjective, a labored case. The labored case word is used, adjective is being used to tell that the ethics committee has gone beyond their limits to create a case against Ms. Moitra. They have tried a lot to build up a case against Ms. Moitra. Ethics Committee has also admitted that there are other MPs who share their login and credentials, but they failed to make a difference as to how Ms. Moitra has endangered national security. Where the question on the steel prices was being put by Hiranandani group, which is also of interest to various other business groups and consumers as well. The argument that MPs have access to documents on the Parliament portal that are not in the public domain is a stretched one. Now tell me who has given this particular argument. Whether this argument is given by Moitra or whether this argument is being given by committee. Committee. Huh? Committee. The committee. All Ethics right, committee. yes. That is what the committee has stated, that it's not only the questions, but there are also documents which are only available to MP that can also be accessed by anybody who is having the password. But why author has stated that this particular argument is a stretched one? रबड़ करके जबरदस्ती खींच के बनाया, क्यों ऑथर कह रहा है? क्या लग रहा है आपको? Because the author feels like that it's kind of like not such a big issue if somebody access those documents, I guess. Why? So because previously many MP admitted that they have shared their password. Okay, which means author is saying you're telling me author ये कह रहा है कि यार बाकी सारे लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट एक्सेस होगा. Yes, sir. It's I think the author applies it as a very casual thing to be. ना वही पॉइंट है. जब देखो मेन बात क्या है, आर्गुमेंट क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट पोर्टल पे
that are not in the public domain. Not in the public domain मतलब पार्लियामेंट की कुछ स्पीचेस होती होंगी, जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्पीच होती होगी, स्पीकर की कोई स्पीच होती होगी, पार्लियामेंट में कोई बिल होता होगा जो इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिस पे डिबेट चल रहा है, या टू बी इंट्रोड्यूस्ड है, बोलिए, जो पार्लियामेंट में अभी बनाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। पार्लियामेंट में और भी कई तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मिनिस्टर्स लोगों ने पहले टेकअप कर लिए हैं, मिनिस्टर्स हैव टेकन अप, और उसके आंसर्स दिए हैं, तो वो आंसर क्या है, सबकी आईडी में विजिबल है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो एक्सेस होगी। ऑथर ने इसको स्ट्रेस्ड वन कहा है, इसका एविडेंस या इसका एक्सप्लेनेशन आगे वाली लाइन में है। देर इज नो गुड रीजन टू कीप ड्राफ्ट बिल्स सीक्रेट। ऑथर कह रहा है कि उस पोर्टल के अंदर कुछ नहीं होता है, वही सारे बिल्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए या इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। आप वो ड्राफ्ट बिल को सीक्रेट काय को रखेंगे। ऑथर मान के चल रहा है यहाँ पे कि पार्लियामेंट के उन डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें हैं, लार्जली बिल्स जो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं या इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, उसको आप सीक्रेट क्यों रखेंगे। बिल जो ड्राफ्ट होते हैं आर मेंट फॉर पब्लिक सर्कुलेशन एंड डिबेट बिफोर बीइंग ब्रॉट टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग। ऑथर कह रहा है कि ये जो बिल्स होते हैं ये पब्लिक में सर्कुलेट करना चाहिए, पब्लिक का भी तो ओपिनियन बने कि वो जो कानून बना रही है सरकार, जो इंट्रोड्यूस करने वाली है सरकार, वो सही कर रही है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ओपन होता है, ओपन टू कमेंट, तो आप जाके उस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आपने पूरा बिल पढ़ा तो। सो दैट इज़ व्हाट द इंटायर पर्पस ऑफ पार्लियामेंट इज, दैट देयर इज़ वेरी लिटिल ऑफ दैट हैपनिंग दीज डेज इज़ अ सैड कॉमेंट्री ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑथर ने लास्ट लाइन बोल के अपनी बात को रफा दफा कर दिया और स्ट्रेस्ड वन कहा, इसीलिए कि ऐसे पार्लियामेंट के पोर्टल पे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑफ सेंसिटिव नेचर। ऑथर क्या कर दिया यहाँ पे, ऑथर ने यहाँ पे ये चीज़ इन्फर कर ली और आपके सामने स्टेट कर दी। क्योंकि ऑथर को क्यों इन्फर करना पड़ा ऐसा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई एविडेंस भी नहीं आया कि इनके पोर्टल से कौन से डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। तो ये कारण है कि ऑथर कह रहा है स्ट्रेच बढ़ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द सिनोनिम ऑफ फ्रिवलस। फ्रिवलस का सिनोनिम क्या है? ऑल ऑफ द अबव, याद कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फ्लिपेंट, फेसिटियस एंड फ्रॉलिक्सम। अब अगर आप ये देख लेंगे, इन सभी वर्ड्स को अपनी कॉपी में लिख लेने का। कभी भी किसी भी शब्द के सिनोनिम और एंटोनिम सिंपल वाले नहीं लिखना, मोस्ट डिफिकल्ट वंस, अनहर्ड वंस, बिकॉज आपने फ्रिवलस से क्या कर लिया, ये 3 शब्द और प्रिपेयर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन इंडिया इज नॉट प्रॉपर विच शुड हैव बीन सेटिस्फैक्टरी अंडर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इंडिया इज। ऑथर ने लास्ट में क्या कहा है, लास्ट में कह दिया है ना, दैट देयर इज very little of that happening these days is a sad commentary on parliamentary democracy. Why does the author believe that the democratic situation in India is not proper, which should have been satisfactory under the parliamentary democracy that India is? Why author is not satisfied with the democratic situation? C. Author believes that because he mentions that the House is making a laboured case against Mohitra with no basis, author believes that the documents these MPs have are usually draft bills which must be made available in public, ensuring informed public debate around it. The author believes that the documents these MPs have do not affect the national security, as what constitutes national security is a subjective opinion of the government alone. Everybody for C. Yes, sir. Yes, किसी का sir. ये अनम्यूट म्यूट हो चुका है क्या, ये क्या है? अरे यार जस्ट अ मिनट, म्यूट कर लो भाई खुद को, ये कैसी आवाज़ आ रही है? स्टॉप शेयरिंग। So this particular question,
आंसर इज ऑब्वियसली सी, क्योंकि ऑथर बिलीव करता है, ऑथर बिलीव्स दैट द डॉक्यूमेंट्स दीज एमपीज हैव आर यूजुअली ड्राफ्ट बिल्स व्हिच मस्ट बी मेड अवेलेबल इन पब्लिक, ensuring informed public debate around it. The report of the ethics committee also faced the same fate. The 495-page report was tabled and voted on the same day, rejecting the appeal of opposition MPs for a more detailed discussion when members had the time to read it in detail. ये भी ऑथर कह रहा है कि रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई, उसी दिन टेबल कर दी गई, और अब ऑपोजिशन की अपील थी कि इस पर डिटेल डिस्कशन करना चाहिए और हमें रिपोर्ट को पढ़ने दीजिए पहले. द प्रेसिडेंट दैट द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट कैन एक्सपेल एन ऑपोजिशन मेंबर ऑन अ डूबियस चार्ज इज ominous फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. लुक एट द वर्ड्स dubious, ominous, right? Precedent. The expulsion of Miss Moitra is a case of justice hurried and buried. So this is the final opinion of the author. Now this is the question. Which among the following is the best conclusion out of the passage? Ethics committee B. should allow for the appeal, as it is a matter of right for the member of the house to have it. The charges framed against Mahua Moitra should be reconsidered, as she is a respectable and elected member of the house. The member of parliament should read the discussion and documents in detail, as their scrutiny should be based on important details and evidences. The incident of her expulsion will serve as a bad example and is indicative that the opposition can be dangerously sacked powerless. Delhi. D. D, sir. B. D. Beta. D. Everybody for D. For Delhi, yeah. Yes, sir. So how will you not choose, and why will you not choose A or C? Like for A, it is written that as it is a matter of right for the member of the house, like we don't know, like the order did not state it, and the charges frame should be reconsidered as she is a respectable and elected member. Again, we don't know, like it's opinionated. MP should read the discussion and documents in detail, as the scrutiny should be based on important details. Like it's like somewhere like assumption and kind of like that, right? So D is like more suited with the passage. Yeah. So yes, we can clearly eliminate B, because as a respectable and elected member of the house should be reconsidered, as she is, so is everybody else. So were the 11 MPs who were ousted in 2005 also, right? एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस की प्लेसिंग ऐसे की है, डायरेक्टली पैरा के बाद क्वेश्चंस को प्लेस किया है. तो ऐसा नहीं समझना है कि क्वेश्चन नंबर 6 पे सिर्फ यही वाला पैरा लगेगा. क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने जो भी पैरा पढ़ते हुए आए हो वो सब लगेंगे. ये प्रैक्टिस में सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूरा पैसेज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. ऐसे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है. आप छोटे छोटे पैसेजेस के हिसाब से, जिस तरीके से, इस तरीके से हम लोग हर क्लास में ऑलमोस्ट 2-3 पैसेज डिस्कस करेंगे, और आपको पैसेजेस प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं दूंगा. तो ऐसे क्या होगा, छोटे छोटे सेक्शंस में आपको चीज़ें, मतलब आइडिया जो है ईजी लगेगा, और समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली किस 4-5 लाइनों को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या डायमेंशंस चल जाने चाहिए. तो धीरे धीरे करते करते क्या हो जाता है, एक आदत सी हो जाती है आपको कि जब आप 300 वर्ड का पैसेज पढ़ते हो तो वो आपके लिए 300 वर्ड नहीं होता है, एक साथ एक पैरा नहीं होता है. आप उसको ब्रेक कर लेते हो कई पार्ट्स में, क्योंकि आपके जो 5-6 क्वेश्चंस रिवाइज आउट होते हैं पर्टिकुलर पैसेज से, वो एक ही जगह से नहीं होते, वो पैसेज के 5-6 एरियाज से होते हैं. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से होगा क्या कि आपका जो एप्टीट्यूड है बड़ी चीज़ को छोटे छोटे 4-5 लाइन में तोड़ने का, वो बनता चला जाएगा. तो यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए लार्जली अभी तक करेक्ट दिए, है ना. यहाँ पे भी जो अब मैं कह रहा हूँ ए क्यों नहीं होगा, तो उसका रीज़न जानना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मार्किंग द करेक्ट, क्योंकि मार्किंग द करेक्ट क्या होता है, कभी कभी डायरेक्टली दिख रहा होता है. एथिक्स कमिटी शुड अलाउ फॉर, इसमें जो वर्ड है शुड, जब भी हम कंक्लूजन की बात करते हैं ये ऐसे शब्दों से नहीं शुरू होते लार्जली. शुड, वुड, ठीक है, कुड, इस तरह की चीज़ों से नहीं शुरू होते. यानी एक मियर सजेशन, एक कंक्लूजन लार्जली नहीं होता है. इसीलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपका एक ओपिनियन हो सकता है, या ये हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट है.
ये एक तरीके का स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट है जो ऑथर की बात को वैलिडेट कर रहा है कि ऑथर भी यही कह रहा है कि यार जल्दी जल्दी कर दिया, ऑपोजिशन को डिस्कस भी नहीं करने दिया, तो ये स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ए के बारे में पैसेज में कहा नहीं गया है शुड अलाउ फॉर अपील एज इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस टू हैव इट। बस पॉइंट ये है कि अपील के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा गया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये राइट है, ये मतलब एक तरीके से प्रॉपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए। सी की अगर हम बात करें, एमपी शुड रीड द डिस्कशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल एज द स्क्रूटिनी शुड बी बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड एविडेंसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू। But again, this is one of the opinions of the author. Again, opinions become arguments, whether strengthening or weakening. So this is again, you can say C is again a strengthening argument. C is even stronger than A. So you should have got confused between C and D. Then I would say it was a valid confusion. But C जो है strengthening argument हो सकता है. It can't be the conclusion. द कंक्लूजन इज कि अगर इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट, जहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है कि जो हाउस में मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो ऑपोजिशन मेंबर को हटा देगा एक बड़े ही डूबियस, विचित्र से, शक भरे चार्ज से, नॉट सो क्लियर चार्ज इज ऑमिनस। ऑमिनस मतलब गिविंग बैड ओमेन, ठीक है, फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द एक्सपल्जन ऑफ मिस मोइत्रा इज अ केस ऑफ जस्टिस हरीड एंड जस्टिस बरीड। सो दिस वॉज द फर्स्ट पैसेज with respect to contemporary issues. That is how we are going to relate largely. तो अब हमने यहाँ पे जो ओपिनियन स्टार्टिंग में पकड़े थे कि अनड्यू एडवांटेज टू एन आउटसाइडर है, राइट, साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ अपोजिशन है, इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लास्ट में ऑथर के हिसाब से हमको ट्रू नज़र आती हैं, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यू हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड। तो अब पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में अगर हम बात कर लें, लेट मी शेयर दैट एज वेल, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर द पेपर टुडे दैट वी हैड। राइट, सो इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, जो आज हमारा पूरा हिंदू का पेपर आया है, अब अगर आप इस पूरे पेपर को पढ़ने चले जाएं घसीटा मार तरीके से, तो आपके पास ना ही इतना टाइम है, ना ही इतना आपको वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले पेपर में 9 वर्कर्स किल्ड इन ब्लास्ट इन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री नियर नागपुर, जस्ट डोंट रीड इट। कहीं ब्लास्ट हुआ है किसी नागपुर में, किस लिए हुआ है, क्या हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। यू कैन सिंपली एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। यूनियन गवर्नमेंट शुड एग्जामिन गवर्नर्स एक्शंस, केरला चीफ मिनिस्टर इज सेइंग। सो येस, there are certain facts like who is the governor of Kerala, Arif Muhammad Khan. What is the basic difference going on between Kerala chief minister and governor? You will read this particular thing because it is related to the tussle between center government and the state government. It is related to Indian polity and it will become important. So definitely, if you have today's The Hindu, you are going to read this particular news, right? Now, global coal demand likely to decline 2.3% by 2026. International Energy Agency has stated this. So this is the graph that you will see. Now, most often what happens, I have seen students ignoring all of this. This data, they are not going to check. They are not going to look into this particular data. Why? Because they will say, sir, coal का consumption क्या है, क्या नहीं है, हमारे लिए कैसे relevant हो सकता है? But this is data interpretation. So you will find from 2002 till 2026 the thickness indicates कौन कितना डिमांड कर रहा है, किसमें कितना डिमांड कंजम्पशन बढ़ रहा है. You will find that India is one of the major, you will say, consumers of coal. Now again the question comes into our mind that why is India one of the major consumers of coal? All the more because 67% electricity that is produced in India comes from coal. Why so much focus on the consumption of the coal, the trends with respect to the consumption of coal? Because recently COP28 has happened. And in COP28, these developed countries tried to pressurize India, China, Brazil, South Africa, Indonesia, all these countries who are largely producing their electricity based out of coal, that you have to stop consuming coal. And in this particular news, you will also find that India is going to be largely responsible for the limited rise
in the production as well as the consumption of the coal. So definitely, this report, this news is related to DI as well. This news is related to recent issues as well. You will read this news. Kashi Tamil Sangamam is strengthening idea of Ek Bharat Shresth Bharat. This is one of the current affairs that we are going to discuss today. So please stay with me in the meeting itself. We are going to discuss two current affairs. Kashi Tamil Sangamam is an important event, all the more because it's related to culture, it's related to history, and it's the current government which has announced it. So what are the facts with respect to this? We are going to discuss. Definitely you will cover this particular news. Now from this, you'll directly come to the national page. Bhutan to have massive green city along Assam border. This particular news we are going to cover, but you will check this particular news, you will read it. Parliament security breach is a serious issue, says Prime Minister. Read quickly, do not deep dive too much into it. Leave this particular news, don't read it. Adhir Ranjan urges Birla to revoke MP's suspension. Don't read it. Lockdown on winter session enters its final week. Don't read it. CID to investigate Belagavi stripping and assault case. Don't read it. 3 militants planning attacks on policemen arrested in Srinagar. Don't read it. CRPF SI killed in gun battle with Maoist. Don't read it. Exporters to get government help in tackling US duty cases. Read it. Quickly read it. Nothing as such significant in this. So that is how we will save our time on the newspaper. We are not going to spend too much time on reading all these news line by line, word by word. CM Stalin distributes 6,000 cash assistance to flood affected families. Don't read it. Congress working committee. Don't read it. Raghuram Rajan calls on Telangana chief minister. Don't read it. देख लो भैया तेलंगाना के chief minister का नाम A. Revanth Reddy है. That's it. Move ahead. Modi inaugurates Surat Diamond Boards in Gujarat, says it will add 1.5 lakh jobs. Prime Minister inaugurating something important. प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होते तो भी हम पढ़ते, अरविंद केजरीवाल होते तो भी हम इस न्यूज को पढ़ते. हाउस पैनल पुल्स अप सेंटर ओवर डिले इन फ्रेमिंग रूल्स फॉर एक्ट्स पास्ड इन पार्लियामेंट. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शुड रीड इट. Now again you will find, oh my god sir, we had no idea as to how this particular news will be called as very important. Why? That is what the role of that is where my role comes into picture, and I'll be telling you कौन सी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने कौन से नहीं. All the more why? हम लोग अभी तक पूरी प्रोग्रामिंग पूरी जो एक्सरसाइज है वो उल्टा करते हैं. कैसे? हम पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, फिर एनालिसिस देखते हैं, या एनालिसिस देखने के बाद पेपर पढ़ते हैं और एक एक न्यूज़ को इंपॉर्टेंट रखते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. हर एक न्यूज़ के पीछे का कॉन्टेक्स्ट पहले समझ लेंगे. अब आप इसको पूरे हफ्ते में पढ़ते रहिए. पेपर है आपके पास, हार्ड कॉपी है, उस पेपर में मार्क कर लीजिए न्यूज़ को कि ये चीज़ें हमें बताई गई थी क्लास में, ये वाली न्यूज़ हमें पढ़नी है, बाकी यही न्यूज़ पढ़ेंगे. आज 2 पढ़ ली, 3 खबर पढ़ ली, कल और पढ़ लेंगे. इस तरीके से आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इसी को आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है. यहाँ पे मेन बात क्या है? सेंटर और गवर्नमेंट के बीच की बात है, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच की बात है. पार्लियामेंट एक्ट बनाता है और गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जिसको कि हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं. याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट का होता है, पर पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट एक छोटा हिस्सा होता है पार्लियामेंट का, जो 24-25 मंत्री बैठे होते हैं वो सरकार होते हैं, तो उनके पास कुछ पावर्स होती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, या जब भी ज़रूरत पड़े रूल्स बनाने की किसी एक्ट के अंदर. जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए गए. वैसे ही आप देखेंगे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड रूल्स होते हैं. ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्ट है, तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं उस एक्ट के अंदर. वो अथॉरिटी बनाती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. अलग अलग तरह के, जैसे इस समय आपने देख रहा होगा डिजिटल सोशल मीडिया डिजिटल इंटरमीडियरी रूल्स हैं चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है. ये रूल्स कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएगी. किस एक्ट के अंदर बनाएगी? आईटी एक्ट के अंदर बनाएगी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक सेक्शन होगा जिसमें ये कहा है कि मैती जो है समय समय पे रूल्स बना सकती है इंटरनेट रेगुलेट करने के लिए, या इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्विस रेगुलेट करने के लिए. तो बना दिया इन लोगों ने सोशल मीडिया डिजिटल इंटरमीडियरी रूल्स. अब कोई भी एक्ट अगर पास होता है, कोई भी एक्ट पास होता है, तो मिनिस्ट्रीज को 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर लेना चाहिए? रूल्स बना देना चाहिए. बट बहुत जगह पे, जैसे कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पे, जिसका रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का, जिसका अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रूल्स नहीं बनाए हैं. तो ये वाला न्यूज़ हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें बहुत सारी एक्ट्स है जिनका ईयर है, तो ये आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, राइट. तो अभी हमने पूरे पेपर में अभी तक 2 ही 3 न्यूज़ देखी.
इंडिजिनसली बिल्ट यूनिट 4 एट काकरापार अटेन्स क्रिटिकलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पढ़िएगा। जी सिनेमा और सोनी का मर्जर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब आप सोच रहे होगे अगेन ये छोटी सी टुच्ची सी न्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट हो गई। देखो बेटा, क्लैट के लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कंपनी लॉ, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस interests. That is where CLAT consortium, the current affairs, the legal and the study also in national universities largely revolves around corporate law and all of this. So yes, these kind of information can be asked कि सोनी के साथ अभी कौन सी रिसेंटली मीडिया कंपनी को मर्ज किया गया है, करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। तो उन्होंने समय मांगा है कि हम मर्ज होंगे कुछ समय के बाद। शेड्यूल्ड कास्ट वर नेवर काउंटेड इन अंडमान, नाउ अ हाउस कमिटी सिट्स अप एंड टेक्स नोटिस। पढ़ेंगे इसको फटाफट, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगेन अंडमान एंड निकोबार पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वाला इलाका है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट को भी पहली बार क्या किया जा रहा है, ओबीसीज को क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। साइबर थ्रेट्स, सेंटर सेट्स अप सिक्योर ईमेल नेटवर्क फॉर स्टाफ ऑफ क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको प्रिसाइसली ये ध्यान में रखना है कि डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन क्या है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है और जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का क्या पर्पज होता है, राइट। अभी न्यूज़ आई थी कि आईसीएमआर के ऊपर, आईसीएमआर का डेटा चुरा के लेके चले गए हैं, कोविड का डेटा लीक हो गया है, आधार का डेटा लीक हो गया है। उस कंटेक्स में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया CERT इन एक मेजर रोल प्ले करता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, और 2-3 लाइनें लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ इंटरनेशनली आ जाइए, तो ये वाली न्यूज़ है, इसको आप फटाफट पढ़ेंगे, जहाँ पे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अलार्म फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे कि एक हॉटलाइन है जहाँ पे जो समुंदर में अगर कोई माइग्रेंट है, फंसा हुआ है, तो अलार्म फ़ोन का इस्तेमाल करके डिस्ट्रेस कॉल दे सकता है। तो ये आप न्यूज़ अगेन पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ भी फैक्ट एज सच नहीं नोट डाउन करना है। इजराइल फेसेस कॉल्स फॉर सीज फायर फॉलोइंग किलिंग ऑफ हॉस्टेजेस, दिस न्यूज़ इज ऑन गोइंग, करंटली चल ही रहा है, क्योंकि अब ऐसे पे सवाल आ चुका है, तो कमिंग क्लैट में उस पर फोकस नहीं होगा, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा तो जोर नहीं रख सकते, पढ़ेंगे नहीं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसराइल क्लेम्स टू हैव फाउंड, अब पूरे वर्ल्ड न्यूज़ में आप देखिए तो आपको दिखाई देगा, अच्छा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वापस से न्यूज़ में आ रहा है, और चाइना, फिलीपीन, चाइना और कम्युनिस्ट का प्रॉब्लम न्यूज़ में आ रहा है। तो अब इस पर्टिकुलर पेज को आप फटाफट रीड करेंगे, किसी भी चीज़ का नोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चलता रहता है, ठीक है। कमिंग टू द एडिटोरियल पार्ट, अब आज के एडिटोरियल में भी समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन से एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। ये छोटा वाला एडिटोरियल आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, पहला वाला एडिटोरियल आपको पढ़ना है, एन अपहिल स्ट्रगल टू ग्रो द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पढ़िएगा। दूसरा एडिटोरियल भी पढ़िएगा, द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, ये भी पढ़िएगा। अ क्लाउडी होराइजन लेटेस्ट ट्रेड अंडरस्कोर्स क्रिटिकलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी एडिटोरियल पढ़िएगा। 1 person 1 vote 1 value, रीड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल ऑल्सो, और बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले एडिटोरियल्स अगर आपके पास पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको एडिटोरियल्स के PDF बना के, आज जो जो आपको पढ़ना है एडिटोरियल, उसका PDF डेट के साथ में डेली बेसिस पे भेजूंगा, जो कि आपको रीड करना चाहिए। तो आपके पास न्यूज़पेपर हो चाहे ना हो, एडिटोरियल्स का PDF जो हम डेली बेसिस पे आपको सेंड करेंगे वो आपको रीड करना है। अब जब हम बात करें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की, तो आज के पेपर में इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को मत पढ़ना। क्यों मत पढ़ना? क्योंकि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर एक हमारी डेडिकेटेड क्लास है जो कि हम आपसे करवाएंगे, जिसमें सिर्फ 4 दिन 5 दिन का सारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो जल्दी जल्दी आपको फैक्ट बेस लिखवाएंगे कि क्या नोट्स आपको बनाने हैं और क्या समझना है। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को रिगोरस नहीं बनाना है, आपकी प्रिपरेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। दैट इज द इंटायर पर्पस दैट आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ। तो आपको ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़िए और गिनती की जो आपको न्यूज़ बताई गई है उस पर पढ़िएगा। दैट्स इट, दैट इज़ द प्राइमरी फोकस। अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक ब्रेक ऑफ अराउंड 20-25 minutes. I'll resume it again at 8:55, right? 8:55 नहीं, 9 बजे, एग्जैक्टली 9 बजे मैं क्लास को वापस से इसी लिंक को ज्वाइन करूंगा। प्लीज़ उस समय ज्वाइन करिएगा। क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस पार्ट पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वी आर गोइंग टू डिस्कस, सबसे पहले देर इज़ अ करंट अफेयर्स फाइल, लेट मी शो इट टू यू।
सो दिस इज द करंट अफेयर्स फॉर 18th ऑफ दिसंबर, जिसके नोट्स हैं यहाँ पे, काशी तमिल संगमम और भूटान टू हैव इकोनॉमिक कॉरिडोर पासिंग थ्रू इंडिया। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आपसे अभी डिस्कस करने हैं इन दिस सेशन आफ्टर दिस, एंड देर इज वन एडिटोरियल that I am going to give to you to practice to read today, right? And we will be discussing that in the tomorrow's class. और कल हमारी लीगल की क्लास है। तो अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी फुल फ्लेजेड तरीके से सेशन को स्टार्ट किया है, प्लीज़ आप ये पॉइंट मेरा समझिएगा। इस सेशन में ये सेशन बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के सेशन से कैसे अलग है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी प्रिपरेशन में रहता है वो यही रहता है, व्हाट टू स्टडी, to what extent do I need to study, and what is exactly required for CLAT I'm not able to identify from newspapers। पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि पेपर में सब कुछ कॉन्टेम्प्रेरी होता है, करंट होता है, तो हमें फालतू का स्टैटिक और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं इंग्लिश को भी तरीका है कि पैसेज पे पैसेज सॉल्व करते जाओ। उससे बेटर ये है कि इंग्लिश के पैसेजेस को कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ सॉल्व करिए। एडिटोरियल्स हैं जो रिसेंट एडिटोरियल्स आए हैं, उस पर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जब उसी तरीके का टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में दिख जाएगा तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, प्रिपेयर्डनेस रहेगी, पहले से पढ़ा हुआ रहेगा। प्लस आपको सब कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे इस क्लास में सबसे एडवांटेज क्या है, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि क्लास 2 घंटे में ख़त्म करनी है, 3 घंटे में ख़त्म करनी है, या आप पूछ नहीं सकते, या मैं 1 to 1 आपको जानता नहीं हूँ। बहुत स्लोली चलेंगे लेकिन ठोस कदम लेते हुए चल रहे हैं कि जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है क्लैट में वो ये रिक्वायर्ड है कि कॉम्प्रिहेंड आप फटाफट कर लो। कोई भी वर्ड पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपके डायमेंशन सब तरफ के खुल जाएं, पहले से ही आपके दिमाग में एक सेट बन जाए कि ये चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चंस में ऑप्शन को फिल्टर करना ईजी होता है, टाइम सेव हो जाता है, एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल। सो दिस इज़ द इंटायर पर्पज। आई विल मीट यू गाइज अगेन एट 9 PM। प्लीज़ डू ज्वाइन बैक अगेन, ओके? ठीक है? Yep, sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, dear. See you at 9.